प्यारे बच्चों, बहुत वक्त पहले की बात है। एक जंगल में लूसी कबूतरी अपनी सौतेली बहन मोनी और मामा के साथ रहती थी। दोनों बहनों के रंग रूप और बर्ताव में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मोनी जहाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, उसका रंग दूध की तरह सफ़ेद था, आँखें नीली, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड भी था। वहीं दूसरी तरफ लूसी, उसका रंग सांवला था, चेहरे पर बहुत से निशान थे, जिसकी वजह से लूसी को सब परिंदों की खरी खरी सुनने को मिलती थी। एक दिन दोनों बहनें जंगल की तरफ भोजन की तलाश में जा रही थी, तो तभी लूसी मोनी से कहती है, मोनी देखो, आज मौसम कितना प्यारा है, ये नज़ारा क्या खूबसूरत है। मोनी उसे कहती है, नहीं, मेरी खूबसूरती के आगे ये नज़ारा ज़्यादा प्यारा नहीं है। मेरी खूबसूरती के आगे ज़रा फीका पड़ गया है। मुझसे प्यारा कोई भी नहीं हो सकता। तुम समझ गई काली कलोटी लूसी? इस तरह मोनी को बहुत घमंड था। उसे अपने आगे कोई भी चीज़ प्यारी नहीं लगती थी। कुछ वक्त बाद वो दोनों एक नदी पर पानी पीने ठहरी, तो एक मधुमक्खी ने उनको देखा और उनके पास आकर बोली, देखो तो दोनों बहनों में क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा लगता है जैसे हंस के साथ कौवा चल रहा है। ऐसा लगता है एक पूर्णिमा की रात है तो दूसरा अमावस की रात। हो। ऐसा बोलकर सब लूसी का बहुत मजाक उड़ाती हैं और वो रोती हुई घर आ जाती है और उसके पीछे मोनी भी आ जाती है और अपनी मामा से बोलती है, मम्मी आज से मैं इस काली कलोटी के साथ बाहर कभी नहीं जाऊंगी। मेरी बहुत बेइज्जती होती है। मुझे देखो, मैं दूध की तरह सफ़ेद और ये कोयले की तरह काली। लोग ठीक ही कहते हैं। सी रोते हुए कहती है, मोनी इन सब में तुम्हारी बेइज्जती कहाँ हो रही है? वहाँ तो असल में मेरी बेइज्जती हो रही थी। सब मुझे ही काली कलोटी बताए जा रहे थे। क्या खूबसूरती ही सब कुछ होती है? मोनी कहती है, हाँ, खूबसूरती ही सब कुछ होती है। इनकी मामा बोल पड़ती है, नहीं बेटा, तुम गलत हो, ऐसा नहीं है। इंसान की असल खूबसूरती उसके दिल में होती है और मैं जानती हूँ कि लूसी का दिल बहुत अच्छा है। वो हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, हमेशा दूसरों की मदद करती है। अरे तुम दोनों से बात करते हुए मैं ये बताना तो भूल ही गई, आज हम तीनों को एक पार्टी में जाना है। ज़रा अच्छे से तुम दोनों तैयार हो जाना। और हाँ मोनी, ज़रा वक्त पर तैयार होना, ओके? ज़रा टाइम का ख्याल रखना। ऐसा बोलकर मामा वहाँ से चली जाती है और शाम को दोनों तैयार हो रही थी कि मोनी लूसी का मजाक उड़ाते हुए उसको कहती है, अरे लूसी, तू तो तैयार होकर भी ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही। बहुत बदसूरत लग रही है। मुझे देख, क्या खूबसूरत लग रही हूँ मैं। काली, मैं तुझे फ्री में एक मशवरा देना चाहती हूँ कि अगर तू चाहती है कि पार्टी में मेरी और मामा की इंसल्ट ना हो तो तू आज मत जा, तो तू पार्टी में मत जा। और वैसे भी तो जैसे बदसूरत लोगों के लिए थोड़ी बनी होती है ये पार्टीज़ तो मेरे जैसे खूबसूरत लोगों के लिए होती है। लूसी को ये सुनकर बहुत अफसोस होता है और वो मोनी से कहती है, मोनी शायद तुम ठीक बोल रही हो। मेरे जाने से तुम्हारी और मामा की बेइज्जती होगी। मैं पार्टी में नहीं जा रही, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम मामा को बता देना। ये सुनकर मोनी खुश हो जाती है और लूसी वहाँ से चली जाती है। घने जंगलों में एक दरख्त के पास बैठकर रोकर अपना दिल हल्का करती है कि उसके पास एक बूढ़ी मोरनी आती है और उसके रोने की वजह पूछती है, मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या काले लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता? लोग हमें अपनी ज़िंदगी में खुश क्यों नहीं रहने देते? लगता है बेटी तुम बहुत परेशान हो। तुम इन जंगलों में सीधी सीधी चली जाना। आगे तुम्हें एक अनार का दरख्त मिलेगा। इसमें से एक अनार तोड़कर खा लेना तो तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। कुछ दूर जाने पर लूसी देखती है एक खरगोश एक पत्थर के नीचे दबा हुआ है।
अरे लग रहा है तुम बहुत तकलीफ में हो, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। लूसी उस पत्थर को हटाकर उस खरगोश की मदद करती है। वो खरगोश बोलता है, बहुत अच्छी हो तुमने मेरी मदद की, आगे चली जाओ, तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। फिर वो लूसी और आगे चलती है तो वो देखती है एक दरख्त बिल्कुल सूखा हुआ है और उस दरख्त के पास बहुत गंदगी है। लूसी उसे कहती है, लगता है इस दरख्त को पानी की ज़रूरत है और सफाई की भी, मुझे नदी से पानी लाना होगा। इतना बोलकर लूसी पहले वहाँ की सफाई करती है और नदी से पानी भरकर उस दरख्त को पानी देती है तो वो अचानक दरख्त बोल पड़ा, लूसी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की, मैं कब से प्यासा था, तुम आगे चली जाओ, तुम्हें फल ज़रूर मिलेगा। फिर थोड़ा आगे चलकर एक बहुत खूबसूरत वादी में एक अनार का दरख्त मिला जिसके बारे में उस बूढ़ी मोरनी ने बोला था। उसने एक अनार तोड़ा और खा लिया और देखते ही देखते वो मोनी से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई और खुशी खुशी घर गई। वहाँ मोनी और मामा लूसी को देखकर बहुत हैरान हुए। मोनी ने उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ? इतना गोरा रंग, इतनी प्यारी आंखें, तुम तो कितनी काली थी। बताती हूँ, सब बताती हूँ। तुम पहले अंदर तो चलो, मैं ज़रा सांस तो ले लूँ। हाँ, जल्दी बताओ, मैं भी तुम्हारी बातें सुनने के लिए बेचैन हो रही हूँ। फिर लूसी मोनी को सब बताती है और मोनी दिल में सोचती है, अब मैं जाऊँगी जंगल। जब ये बदसूरत इतनी खूबसूरत हो सकती है तो मेरी तो क्या ही बात है, मैं तो पहले से ही खूबसूरत हूँ। और वो जंगल की तरफ हो लेती है। रास्ते में उसे एक दरख्त मिला। वो सीधी जा रही थी कि दरख्त से आवाज़ आई, ज़रा यहाँ से थोड़ी सफाई करो। तुम क्या पागल हो गए हो? मैं करूँगी सफाई, जाओ अपना काम करो। फिर वो ज़रा आगे गई तो एक खरगोश ने उससे मदद मांगी। इन फजूल कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक बहुत ज़रूरी काम से यहाँ आई हूँ और कहने से पहले सोच लिया करो कि किससे क्या बोल रहे हो। और वो गुस्से में उस वादी की तरफ चली गई और उसे वो अनार का दरख्त भी मिल जाता है और वो एक अनार तोड़कर खाती है तो वो ज़रा खूबसूरत हो जाती है। लेकिन उसके दिल में है लालच आ जाता है और वो एक और अनार तोड़ती है और खाती है। लेकिन ये क्या हो गया, अब तो वो बहुत काली और बदसूरत हो गई। फिर अचानक दरख्त बोलता है, तुम एक लालची और बदतमीज़ परिंदा हो। ये जादुई दरख्त सिर्फ उन परिंदों की मदद करता है जो रहमदिल और नेक हों, सबकी मदद करते हैं, जिनका दिल शीशे की तरह साफ हो। तुमने तो जंगल में भी किसी की मदद नहीं की। ये सब तुम्हारे घमंड और लालच की वजह से हुआ है। अब तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। दरख्त की बातें सुनकर मोनी को बहुत पछतावा हुआ और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और दूसरी तरफ अब लूसी हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है। प्यारे बच्चों, ये एक जंगल की कहानी है। यहाँ एक चिड़िया के जोड़े के 2 बच्चे होते थे। वो चिड़िया का जोड़ा मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों का पेट पालता। लेकिन एक दिन फैक्ट्री का एक उल्लू इन दोनों भाइयों के घर आता है और ये खबर सुनाता है कि तुम्हारे मामा डैडी की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई है। वो उल्लू तो ये खबर सुना के चला जाता है, लेकिन पीछे मातम सा छा जाता है। वो दोनों भाई बहुत रोते हैं। अब इन दोनों को ही हिम्मत करनी होती है और इन दोनों को ही अब एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है, भैया अब हम क्या करेंगे, हमारा इस दुनिया में मामा डैडी के सिवा कोई भी नहीं है। अब हम कैसे जिएंगे उनके बगैर। बस मेरी जान, बस हिम्मत रख, हमें जीना होगा और ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना होगा। मामा डैडी की भी यही चाहत थी। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हारा बड़ा भाई। मैं तुम पर एक आँच भी नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें माँ और बाप दोनों की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। वो दोनों बहुत रोते हैं। अब बड़े भाई के कंधों पर इतनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी
और वो एक मिल में काम करने लगता है और भरपूर मेहनत करके अपने छोटे भाई को संभाल लेता है और उसका बहुत ख्याल करता है, उसके भोजन पानी का भी बहुत ख्याल करता है। धीरे धीरे बड़े के काम में तरक्की होने लगती है। वो छोटे को पढ़ा लिखा कर दूसरे जंगल अच्छी तालीम के लिए भेज देता है और अब बड़े की शादी की उम्र निकली जा रही थी। फिर एक दिन बड़े की मील का एक तोता उसके पास आता है। अरे बड़े, तेरी उम्र के परिंदे की तो शादी और बच्चे हो रहे हैं और तू तो अभी तक अपने छोटे भाई को बचपन की तरह पाल रहा है। अरे तोते भैया, माँ बाप के गुजर जाने के बाद वही है मेरा बच्चा, मेरा छोटा भाई, और वही मेरा सब कुछ है। मैं तो भूखा रह सकता हूँ लेकिन उसे भूखा नहीं रख सकता। अजीब है यार तू, एक दिन तेरा ये लाड प्यार तुझ पर भारी पड़ेगा। मैं तो बस तुझे समझा रहा था। बड़ा तोते की बात को अनसुना कर देता है। कुछ दिनों बाद छोटा अपनी पसंद से एक चालाक चिड़िया से शादी कर आता है। अब शादी के बाद उस चालाक चिड़िया को बड़ा भाई चुभने लगा था और बड़े भाई को वो उसके सामान समेत घर से निकाल देते हैं। अब यहाँ आपका कुछ नहीं रहा भैया, अब ये घर और सारी दौलत मेरी और मेरी बीवी की है और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई आए। और अब आपका कोई काम भी नहीं है यहाँ, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, आप अपना देख लो। और अब आइंदा इस चौखट पर कदम भी मत रखना भाई साहब, क्योंकि अब हमारी फैमिली बनने वाली है और हम उन पर आपका साया भी नहीं पड़ने देंगे। अब बड़े के पास सिवाय दुख और निदामत के कुछ ना रहा। वो पुरानी बातें याद करके नदी के किनारे बैठकर रोता रहा। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये दोनों? मेरे छोटे भाई को भी मेरा ज़रा ख्याल नहीं आया, जिसके लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, जिसकी खुशियों के लिए मैंने अपनी खुशी तक कुर्बान कर दी। इसी ने मुझ पर ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया छोटे, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसके पास अब कुछ नहीं था, ना रहने का कोई ठिकाना, न खाने पीने का, क्योंकि उसने जो कुछ भी कमाया था सब छोटे के नाम कर दिया था। बड़ा बहुत सी जगहों पर काम ढूंढने लगता है लेकिन 2 से 3 दिन तक उसे कोई काम नहीं मिलता। वो जंगल में भूख लगने पर एक दरख्त से फल तोड़कर खाता है। उसे जंगल में एक ऐसा दरख्त मिलता है जिस पर बहुत से आम लगे होते हैं। उन्हें देखकर बड़े के दिल में ख्याल आता है, क्यों न इसके फल तोड़कर बाजार में बेचा जाए। इस पेड़ का फल काफ़ी ताज़ा और मीठा है, इनकी बिक्री भी अच्छी खासी होगी। हाँ, यही सही रहेगा। फिर बड़ा उस दरख्त के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहीं रहने लगता है और उस दरख्त के फल तोड़कर बाजार में एक हाथ गाड़ी पर बेचता है। उस दिन बड़े की कमाई भी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे उसके कुछ दिन आराम से गुजर जाएंगे। फिर अगले दिन बड़ा ये देखकर हैरान रह जाता है, अगले दिन भी उस दरख्त पर ढेर सारे फल लगे हैं। वो फिर वैसा ही करता है और उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। अगली सुबह भी वैसा ही होता है। अरे ये कैसा करिश्मा है, कहीं ये कोई जादुई पेड़ तो नहीं, पता लगाना पड़ेगा। उस रात बड़ा अपनी झोपड़ी से झांक कर देखता है तो आधी रात को एक परी आती है और उस दरख्त पर फल लगा कर जाती है। ये बड़े के कर्मों का फल था। अब छोटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि अब तुम सिर्फ कुछ दिन के मेहमान हो। ये जानकर छोटे और उसकी बीवी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो दोनों बहुत दुखी होते हैं और बड़े को बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो इन दोनों को कहीं नहीं मिलता। और ये थी छोटे के कर्मों की सज़ा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।